राजाओं के राजा यानी महाराज समुद्रगुप्त। आज की वीडियो महाराजा धीराज समुद्रगुप्त जी के ऊपर। कौन थे समुद्रगुप्त? क्यों उन्हें कभी न हारने वाला योद्धा कहा गया? और ऐसा क्या था उनमें कि उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा गया? लिच्छवी राजा की बेटी कुमार देवी की शादी चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ होती है, जो ऐसे योद्धा को जन्म देती हैं जिनका काल हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, लेकिन इस वंश का पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। सन 319 इंद्रप्रस्थ में जन्मे समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे प्रतापी राजा थे। गुप्त साम्राज्य के शासन काल को प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप महाराजा धीराज समुद्रगुप्त की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में तिब्बत चाइना तक, उत्तर में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इनका ही राज चलता था। समुद्रगुप्त को कभी ना हारने वाला योद्धा कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, और वो हर एक युद्ध बड़े ही बहादुरी और बुद्धिमता से लड़े। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो हर एक युद्ध में विजयी रहे। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो समुद्रगुप्त को हरा दे। वो स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहने पर गर्व का अनुभव करते थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट का काल माना जाता है। हरिशेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति में हर उस युद्ध का वर्णन है जो उन्होंने लड़े और जीते। सम्राट समुद्रगुप्त की इमेजिनेशन इतनी हाई लेवल की थी जो शायद आज भी किसी की ना हो। उन्होंने उस समय दिग्विजय की योजना बनाई थी। प्रयाग प्रशस्ति में साफ साफ लिखा है कि समुद्रगुप्त ने किस तरह दिग्विजय की योजना बनाई और कैसे उसे अंजाम देने की कोशिश की। दिग्विजय का मतलब हर एक देश को जीतकर पूरी पृथ्वी को एक देश बनाना था, भूमंडल को बांधना। और ये काम वो नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देशों को जीतकर शुरू कर चुके थे। इन्होंने 100 जंग लड़ी, हर जंग जीती। इनके शरीर पर तीर, तलवार, भालों के 100 से ज्यादा ऐसे घाव थे जो चीख चीख कर इनके गौरव और वीरता का सबूत देते थे। इन्हें कभी कोई नहीं हरा पाया। भारत को सोने की चिड़िया समुद्रगुप्त ने बनाया। आज भी जो लोग इनका इतिहास जानते हैं वो इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इनके शासन के सैकड़ों साल बाद भी इनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि भारत को भारत इन्होंने ही बनाया था। सैन्य विजय के बाद सम्राट ने एक महाअश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे उन्हें अश्वमेधकर्ता की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त ही दुनिया के वो पहले सम्राट थे जिन्होंने पीतल, तांबे के सिक्कों की जगह सोने के सिक्के पूरे भारत में चलवाए और हमारे भारत को सोने से लाद कर उसे सोने की चिड़िया बना दिया। एक सम्राट होने के साथ साथ वो एक उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्होंने कविराज के नाम से कई कविताएं भी लिखी हैं। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि नेपोलियन कोई इतना बड़ा राजा नहीं था जिसे राजा धीराज महाराज समुद्रगुप्त से कंपेयर किया जाए और ऐसे वीर प्रतापी राजा को किसी फ्रांसीसी के नाम से संबोधित किया जाए। समुद्रगुप्त से 1400 साल बाद जन्मे नेपोलियन के नाम से हम कैसे उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? विंसेंट आर्थर स्मिथ और उनके जैसे हिस्टोरियंस के लिए एक बात बोलूँगा कि समुद्रगुप्त वॉज नॉट नेपोलियन ऑफ इंडिया, रैदर नेपोलियन वॉज समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। आप नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त बोल सकते हैं, लेकिन हमारे राजे को किसी दूसरे की आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। 100 युद्धों का विजेता था वो, 24 रियासतों का अखंड सम्राट था वो सम्राट जिनसे दूसरी रियासतों के राजा भी किसी परमिशन के बिना काम नहीं कर सकते थे। इतना खौफ था पूरे भारतवर्ष में समुद्रगुप्त का। इवन श्रीलंका के बहुत बड़े राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण के लिए उनसे परमिशन मांगी थी। बाद में उन्होंने राजदूत भी भेजा और एंड में लेकिन उनको परमिशन मिली। समुद्रगुप्त को सम्राट बनने के बाद भी खुद पर अहंकार नहीं था। उन्होंने दूसरे धर्म को या फिर उसे मानने वाले लोगों को कभी नहीं दबाया, बल्कि उन्होंने उनकी मदद की। महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु जैसे लोगों की उन्होंने रक्षा की थी।
दुनिया में बौद्ध धर्म का अस्तित्व समुद्रगुप्त जी की वजह से ही है। राजे पूरी दुनिया का एक राष्ट्र बनाकर उसमें एकता कायम करना चाहते थे। इनके अंदर जमीन जीतने की भूख नहीं थी, ये तो बस सबको एक करना चाहते थे, जबकि नेपोलियन पूरी दुनिया पर कब्जा चाहता था। अब आप ही ये डिसाइड करो, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया या समुद्रगुप्त अनबीटेबल ट्रू सन ऑफ भारत। समुद्रगुप्त बल और बुद्धि के परफेक्ट एग्जाम्पल थे। किसी में बल ज़्यादा हो तो उसमें बुद्धि कम होती है, और किसी का दिमाग अच्छा चलता हो तो उसमें ताकत कम होती है। लेकिन ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे बल और बुद्धि का। यह युद्ध बड़े ही साहस और निडरता से लड़ते थे। साथ ही साथ ये एक कवि और संगीतकार थे। कुल मिलाकर ये एक कलाकार इंसान थे। समुद्रगुप्त शायद उत्तर भारत के वो अकेले शासक थे जिन्होंने बिना लड़े दक्षिण भारत के 12 महाराजों को हरा दिया था। क्या आपने सुना? बिना लड़े 12 महाराजों को हरा दिया था। ऐसे थे समुद्रगुप्त। इनका खौफ ही इतना ज़्यादा था, इसलिए इन्हें भारत का वास्तविक महाराजा धीराज कहा जाता है, यानी किंग ऑफ किंग्स। अगर राजे के व्यक्तित्व को देखा जाए तो इनकी कद काठी के कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन उस समय के सिक्कों पर इनकी तस्वीर देखकर ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि लंबे कद के और तगड़े शरीर के रहे होंगे। प्रयागराज के शिलालेख ये दर्शाते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त एक दयालु शासक थे। उनका मन हर वक्त गरीब और दुखी लोगों की सहायता करने में लगा रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज के स्तंभों पर यह साफ साफ लिखा है कि सम्राट ने बहुत सारे हारे हुए राजाओं को उनका राजपाट वापस दिलाया, और इनमें बहुत सारे राजा वो भी थे जो खुद सम्राट समुद्रगुप्त से रण में हार गए थे। इतने दयालु थे समुद्रगुप्त कि उन्होंने हारे हुए राजाओं को भी वापस उनका राजपाट दे दिया। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि एक महाज्ञानी भी इनके सामने शर्मा जाए, और जब ये गाते थे तब बड़े बड़े गायक भी शर्मिंदा हो जाते थे। द ग्रेट एम्परर समुद्रगुप्त वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड विजडम। आगे चलकर समुद्रगुप्त ने कुमारी दत्ता देवी से शादी की, और दत्ता देवी से जन्मे चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें इतिहास में आगे चलकर विक्रमादित्य की उपाधि मिली, और इन्होंने अपने पिता की तरह ही भारतवर्ष का विस्तार किया। वीडियो के एंड में एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा। प्लीज़ मैसेज को ध्यान से सुनना और इसे दिल पर लेना। ऐसा क्या हुआ हमारे देश में जो आज हम अपने बारे में ही सब कुछ भूले बैठे हैं? हमें स्कूल में दूसरे देशों की हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? एक बच्चे के अंदर देशभक्ति तब आती है जब वो अपने देश के बारे में जानता है, उन वीर योद्धाओं की कहानी सुनता है जिन्होंने अपने देश की आन बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये हरामजादे लोग हमें चीन का इतिहास पढ़ाते हैं, फ्रांस का इतिहास पढ़ाते हैं। इससे तो हमारे देश का युवा हिंदुस्तान का भक्त ना बनकर चीन का भक्त बनेगा ना, फ्रांस का भक्त बनेगा, क्योंकि काओ मंगोल्स, मुगल्स, नेपोलियन जैसे लोगों के बारे में पढ़ाते हैं ये लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज राजे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी राजे, शंभूजी राजे, इनके बारे में बात ही नहीं करते। अपने ही देश में दूसरों को ताकतवर दिखाकर और अपनों को कमजोर दिखाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। जो लोग आवाज उठाते हैं या तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है या मुद्दा बड़ा होने पर मार दिया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का एक ऐसा राजा था जो 15 अगस्त 1769 को जन्मा। उसकी सेना में 4 लाख लोग थे, लेकिन कब? ईयर 1769 में, यानी आज से करीब 250 साल पहले उसकी सेना में 4 लाख लोग थे। जबकि 340 ईसा पूर्व, यानी जीसस से भी 350 साल पहले, आज से करीब 2300 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 खूंखार हाथी थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने भारत को एक कर दिया, पूरे भारत को रौंद डाला, ज़बरदस्ती जिसने भारत को भारत बना दिया, उसके बारे में मैं गारंटी देता हूँ कि 90% बच्चे हमारे देश के नहीं जानते होंगे। उनकी गलती नहीं है, हमें पढ़ाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एक गधों, पहले इंडियन रेवोल्यूशन तो ढंग से पढ़ाओ। आप खुद सोचो, जिसे अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता होगा वो दूसरे देश के बारे में जानकर क्या उखाड़ लेगा? वो सिकंदर जो दुनिया जीतकर भारत में हार गया, उस भारत का ऐसा हाल मत करो फर्जी एजुकेशन बांटने वाले फकीरों। समुद्रगुप्त हमारे देश का वो हीरा है जिसे वापस कोयले की खान में दबाया जा रहा है, लेकिन मैं आपके लिए मेरे देश के हर उस हीरे को कोयले की खान से निकाल लाऊंगा जो मेरे वतन हिंदुस्तान की शान है। सम्राट समुद्रगुप्त जी के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है।
हमारे वीर धीर और प्रचंड बुद्धिमानी सम्राट के बारे में सब जान पाएँ। इसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस वीडियो को दिल से शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन ऐसा काम ज़रूर कर दो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूर हो जाए इनके बारे में पढ़ाने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।